जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का यहाँ पर पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए मेरे भाई। ये आप लोग देख सकते हो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। वायरल क्वेश्चन है और पूरा इसका हम सोल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को कराएंगे बोर्ड एग्जाम की इस तरीके से कॉपी पे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रंट पेज आपके कॉपी का होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको बोर्ड पेपर में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक डालेंगे, वो भी अंकों में, ठीक है। दूसरी नंबर मेरे भाई परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, वो भी किसमें, शब्दों में। तो उसी चीजों को आप लोगों को शब्दों में, जैसे 7 8 9 6 7 3 4 यहाँ पर है, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7 8 9 6 7 3 4, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया विषय हमारा है रसायन विज्ञान। प्रश्न पत्र में आप लोग लिखोगे केवल, या आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लिख सकते हो। दूसरा बात मेरे भाई प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो पेपर कोड है मेरे भाई, ये जो, ठीक है, पेपर का कोड है 369 और कोष्टक में इस तरीके से QA, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। परीक्षा का दिन है शनिवार, परीक्षा तिथि एवं पाली, जो मेरे भाई आपका पेपर है केमिस्ट्री का, वो किस तारीख को है, 8 है, ठीक है, 8 तारीख को, 8/3/2025 एवं पाली जो आपका है तो 15 से होता है पेपर, तो मतलब द्वितीय हो गया पाली, ठीक है ना, यानी सेकंड मीटिंग में। केंद्र का नाम आप जहां आपका जहां पे सेंटर गया होगा उसका नाम आप लोग लिखोगे। यहाँ पर मैंने एक अपने पास का ही यहाँ पर इंटर कॉलेज का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसी तरीके से आप लोग लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों परीक्षा कक्ष की संख्या, एग्जाम रूम नंबर, ठीक है, जहां पर आपका एग्जाम होगा उसका रूम नंबर होगा, वो आप लोग यहाँ पर लिख देना। दिनांक यहाँ पर आप लोग एक बार फिर से लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक जो आपके होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे इस तरीके से, और केंद्र की मुहर इस तरीके से ऊपर लग करके आएगी। तो ये कंप्लीट होती है फर्स्ट पेज, जो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए जाते हैं और इन सभी चीजों को आप लोगों को यहाँ पर फिल करना रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं भैया अपने सोल्यूशन पे, ठीक है। तो ये हमारा रहा पेपर। सबसे पहले आपको नोट दिया जाता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है यार। और उसके बाद में मेरे भाई ये जो 15 मिनट होता है, इसमें आप लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हो इस तरीके से कि क्या है, कौन क्वेश्चन हमें आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखते हो, ठीक है। दूसरी बात है, निर्देश कुछ दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न को करना हम लोगों को है, ठीक है। और देखो प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा नंबर गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है सबको आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। प्रश्नोत्तर के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, मतलब उसका सही उत्तर लिखना है, ठीक है ना। जस्ट उसी के नीचे ऐसा नहीं कि घूंच पूछ कर दो, ताकि एग्जामिनर को ईजी हो चेक करने में और वो पूरे नंबर आप लोगों को दे सके। नेक्स्ट मेरे भाई जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला होता है मेरे भाई बहुविकल्पीय, क्या, सही विकल्प चुनकर उसकी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब मेरे भाई ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, कितने आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं, और इन 5 क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए आराम से, ठीक है। क्या लिखा है, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या अम्ल एमाइड। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारा होगा प्राथमिक एमीन। कौन, प्राथमिक एमीन जो हमारा होता है वह आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। क्यों आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, ये इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, जैसे कि क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, और इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर रोमन अंक में 1। इसका कौन वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ए प्राथमिक एमीन। क्यों प्राथमिक एमीन सही है भैया, ठीक है। प्राथमिक एमीन का देखा जाए तो RNH2 ये होता है हमारा सिंपल प्राथमिक एमीन, ठीक है। अगर इसका नाम हम लोग अगर सिंपल अगर हम लोग नाम लिखें, एग्जाम्पल इसका दे, तो ये होता है CH3NH2, CH3NH2 मतलब मेथिल एमीन। क्या होता है मेरे भाई, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। ये दोनों इसीलिए नहीं देते हैं मेरे भाई, इसका होता है जनरल फार्मूला RNH, इसका होता है ये R2NH, और इसका होता है R3N, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो प्राथमिक एमीन इसीलिए देता है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है प्राथमिक एमीन में, इसीलिए ये आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण के द्वारा हम लोगों को ये पता चलता है मेरे भाई कि हमारा जो एमीन है वो प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है, क्योंकि प्राथमिक एमीन ही केवल आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, ठीक है। इसमें होता क्या है मेरे भाई, एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है, कैसे, ये होता है RN, इस तरीके से 3 बॉन्ड बनते हैं CN, ये होता है आइसोसाइनाइड कंपाउंड। क्या, आइसोसाइनाइड कंपाउंड या यौगिक, भैया आप हिंदी इंग्लिश सब में लिख रहे हो, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ,
यौगिक, एक आइसोसाइनाइड, ठीक है। जब मेरे भाई NC से जुड़ा रहता है इस तरीके से, RNC होता है तो ये होता है आइसोसाइनाइड, अगर यही होता RCN तो ये होता है साइनाइड। समझ में आ गई है बातें। अच्छा, ये जो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है मेरे भाई, इसका एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पर उप संयोजक यानी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब आप लोग जानते हो नाइट्रोजन क्या होता है, 3 बॉन्ड बनाता है इस तरीके से और एक लोन पेयर रखता है। तो इसने तो 3 बॉन्ड बना लिया, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो 3 बॉन्ड बना लिया। अब एक जो है मेरे भाई इसे लोन पेयर के द्वारा बनाया है, अपने दोनों लोन पेयर को इस तरीके से क्या कर दिया है, इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बना लिया है इसने, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग जो हमारा उप सहसंयोजक बॉन्ड होता है, मतलब उप सहसंयोजी बंध होता है, उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये जो हमारा नाइट्रोजन है इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर क्या कर दिया है, शेयर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक इमीन ही क्यों देती है आइसोसाइनाइड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है मेरे भाई वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द्वितीयक और तृतीयक इमीन में, ठीक है। समझ में आ गई बातें। तो मैंने बहुत टाइम दे दिया यहाँ पे, ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। और इस तरीके से आप लोग लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट रोमन अंक में लिखोगे फर्स्ट, और ए वाला प्राथमिक इमीन यहाँ पर सही है। दूसरी बात करते हैं मेरे भाइयों, दूसरा क्वेश्चन हमारे पीछे, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये दूसरा क्वेश्चन है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो वो हमारा है शून्य कोटि, शून्य कोटि, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने लिखा है, यहाँ पर देखो हमने लिखा है इस तरीके से, आप लोग लिखोगे, ठीक है। ए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अगर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग देखें तो हमारा जो रेट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि मतलब मेरे भाइयों n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। n क्या है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके पावर में n होता है, जहां पर n क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। अब हमने कहा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग होता है यानी r और वेग स्थिरांक यानी k, अच्छा जब इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, जब इक्वल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं k, और यही होता है वेग स्थिरांक, ठीक है। अब r, अच्छा n के पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया है, ये हो गया। अच्छा, जब किसी के पावर में 0 होता है तो उसका मतलब 1 हो जाता है, तो r इज इक्वल यहाँ पर k हो गया ना। ये देखो r इज इक्वल मतलब वेग क्या है, स्थिरांक के बराबर है, किसके लिए मेरे भाई, जब हमने n की वैल्यू 0 रखी है, जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो वह शून्य कोटि अभिक्रिया होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भैया, विलयन के ताप पर निर्भर करता है तो कौन, ये मोलरता। मोलरता में क्या आता है, वॉल्यूम आता है, विलयन का आयतन, आप लोग देखते हो ना, इसका डिफिनेशन तो जानते हो, तो विलयन का आयतन आता है कि नहीं, और आयतन क्या होती है मेरे भाई, तापमान बढ़ाने के, तापमान पर निर्भर करती है, तापमान को बढ़ाओगे तो आयतन भी बढ़ जाता है, क्लियर बातें। तो इसीलिए मोलरता में क्या होगा, बोला गया है कि विलयन के ताप पर निर्भर करता है, कौन, मोलरता। और ये मोलरता में द्रव्यमान आता है, ये तो द्रव्यमान प्रतिशत लिखा ही है, तो द्रव्यमान का ताप से कोई रिलेशन नहीं है, तापमान बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आयतन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मोलरता में आयतन आता है, इसीलिए मोलरता प्रभावित होगी इस पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, चौथा, स्टार्च के जल अपघटन से, स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है, तो इसके अपघटन से ग्लूकोज बनता है। यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए इसका देखो चौथा यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, चौथा का ए वाला ऑप्शन ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी बहुत इजी है मेरे भाई, कहीं कुछ भी नहीं आएगा, पेपर वायरल है मेरे भाई, आप लोग आराम से पूरे वीडियो को देखना, अच्छे तरीके से सब कुछ समझा दूंगा मैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, एडेनिन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से, भैया ये, और साइटोसिन भी पाया जाता है, क्या, साइटोसिन भी पाया जाता है, किसमें, साइटोसिन भी पाया जाता है डीएनए में। तो यूरेसिल केवल यू, ये वाला नहीं पाया जाता है, यही पूछा गया है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे इस तरीके से राइट हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न को इस तरीके से लिखना है। देखो कितना आराम से हमने यहाँ पर समझा भी दिया, और इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर अपना देख करके तुरंत मार्क्स भी दे देगा, कुल थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, ऐसा नहीं कि घोंची पोची करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं मेरे भाई, जो कि आपका 2 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है मेरे भाइयों, 2 नंबर का होने वाला है। देखते हैं इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, ठीक है। देखो मेरे भाई कैसे लिखना है पेपर में आप लोगों को, ताकि पूरे नंबर मिले, ठीक है। क्या बोला गया है, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो इस तरीके से हेडिंग जाएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का फर्स्ट, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का फर्स्ट। इस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, क्या, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अणुसंख्यक गुणधर्म एक ऐसा
प्रॉपर्टी है विलयन का मेरे भाई, जो विलय के कणों के संख्या पर डिपेंड करता है। वो इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब एसिड है, बेस है, मतलब कि सॉल्ट है यानी लवण है, कि क्षार है, कि अम्ल है, या सॉलिड स्टेट में मतलब ठोस अवस्था में है, या द्रव अवस्था में है, या गैस अवस्था में है। इस बात पर वो नहीं निर्भर करता है। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब होता है मेरे भाई कि केवल विलय के कणों की संख्या पर, मतलब कितना आपने उसको मिलाया है, ठीक है, कितना आपने उसको मिलाया है, मतलब नंबर से डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा वो है। ये नहीं डिपेंड कर रहा है कि कौन है, ठीक है, आपने किसको लिया ये नहीं मैटर कर रहा है, आपने कितना लिया ये मैटर करता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात इसी में पूछा गई है बच्चों, इसमें देखो परासरण दाब को भी परिभाषित कर दिया, ठीक है। तो परासरण दाब क्या होता है मेरे भाई, तो किसी विलयन पर लगने वाला वह कम से कम बाह्य दाब जो उस विलयन एवं उसके मध्य हो रहे परासरण या विसरण की प्रक्रिया को रोक देता है, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर आप लोग डायग्राम भी बना दोगे, परासरण की क्रिया को रोक देता है तो परासरण दाब कहलाता है। इस तरीके से अगर डायग्राम भी आप लोग बना दो तो कितना मजा आ जाए यार। ये देखो विलयन ए हमारे पास है, विलयन बी है, विलयन ए में हमारे पास केवल विलायक है, विलयन बी में हमारे पास विलायक और विलय है। सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मान लो हमारे पास विलायक ज्यादा मात्रा में है, इधर देखो विलायक और विलय दोनों है। तो अगर हम ये बात आपसे पूछें कि इधर विलय का सांद्रता क्या है, इधर विलयन की सांद्रता क्या है, कम है, इधर विलय की सांद्रता ज्यादा है, क्योंकि इधर विलय कोई है ये नहीं है, तो इधर विलय है, ठीक है। तो विलय इधर से इधर जाएगा, सिंपल सी बात है। कभी कोई भी चीज कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ बढ़ना चाहती है भाई। जहां पर अगर आप पानी देखो तो पानी ज्यादा जहां पर ऊंचाई रहती है वहां से ढलान की तरफ जाती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर विलय क्या है, ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, विलय ज्यादा मात्रा में है और इधर विलय कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, इस तरीके से विलय का जो फ्लो होगा यहाँ पे बी वाले विलयन से लेकर के ए वाले में होगा। ये तो बात समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोग ए वाले विलयन में एक बाह्य दाब लगा दें, एक प्रेशर लगा दें, ताकि मेरे प्यारे दोस्तों ये विलय और ज्यादा इधर ना आने पाए, ठीक है, और ज्यादा इधर ना आने पाए, ठीक है। तो वही जो बाह्य दाब होता है वही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, जो परासरण या विसरण की प्रक्रिया को रोक देता है। अच्छा, यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली भी लगा होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करता है मेरे भाई, विलायक के कणों को ऐसे नहीं गुजरने देता है, ठीक है, विलायक के कणों को ये नहीं जाने देता, केवल विलय के कणों को जाने देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। तो ये भी आप लोगों को यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा वाला है इस तरीके से, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा देखो इस तरीके से कि समझाइए कि क्यों NH3 क्षारीय प्रवृत्ति या प्रकृति की होती है, ठीक है। तो क्षारीय प्रकृति की क्यों होती है मेरे भाई, क्योंकि अमोनिया NH3 क्या है, MH3 को हम लोग कहते हैं प्यार से, इसको दुनिया किस नाम से जानती है, अमोनिया के नाम से जानती है, ठीक है। ये कैसा होता है मेरे भाई, क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है, असल में देखो अभी मैंने आपको बताया मेरे प्यारे दोस्तों, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन के साथ अपना 3 बॉन्ड इस तरीके से बना लेती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें एक लोन पेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो यार पढ़ते पढ़ते ना असल में BSc इंग्लिश मीडियम में होता है, ठीक है, तो मैं भूल जा रहा, ठीक है। युग्मित, लोन पेयर का मतलब होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं युग्मित, मतलब पेयर में है। और जब इस तरीके से केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है मेरे भाई, और ये क्या करता है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। असल में एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। मान लो एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करता है, इस तरीके से इसके साथ आकर के बॉन्ड बना लेता है, बी बॉन्ड ए। तो ये प्रकृति होती है किसमें, इस बी वाले में, और वही प्रकृति यहाँ पर नाइट्रोजन में होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है मेरे भाई, ये किसी भी पदार्थ को अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों लोन पेयर डोनेट कर देता है, और जो दोनों लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, बेस होता है, मतलब मेरे भाई क्षार होता है, इसीलिए क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। समझ में आ गई बातें। तो अमोनिया अणु में नाइट्रोजन के बाहरी इलेक्ट्रॉन संरचना में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 तो बॉन्ड बना लेता है, 2 इस तरीके से बच जाते हैं, ठीक है। अब देखो
इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाने में उपयोग आता है, जबकि एक जोड़ा यानी लोन पेयर, ठीक है, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध रहता है। यह लोन पेयर अमोनिया को एक लुईस क्षार बनाता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है किसी को और उसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है। अभी हमने आइसोसाइनाइड में भी यही देखा था, आर बॉन्ड एनसी था, ठीक है, आर बॉन्ड एनसी के नाइट्रोजन ही क्या था मेरे भाई, इस तरीके से नाइट्रोजन ही था जो अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर, इसको इसने डोनेट किया था। तब ये वाला इस तरीके से जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यानी उपसहसंयोजी बॉन्ड होता है उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, और जो नॉर्मल बॉन्ड होता है इसको सिंपल इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गई? बनाता है क्योंकि यह प्रोटॉन यानी H प्लस या अन्य इलेक्ट्रॉन अल्पता पूर्ण प्रजातियों को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, ठीक है ना। और जो ये जो दोनों लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है इसको जो एक्सेप्ट करता है मेरे भाई, वो क्या होता है, वह एसिड होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब ये बेस है, जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करता है वो होता है क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है मतलब ग्रहण करता है वो होता है हमारा अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है भैया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का फर्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमोनिया अणु में नाइट्रोजन N के बाहरी इलेक्ट्रॉन संरचना में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यानी H के साथ सहसंयोजी बंध बनाने में उपयोग होते हैं, जबकि एक जोड़ा यानी लोन पेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध रहता है। यह लोन पेयर अमोनिया को एक लुईस क्षार बनाता है क्योंकि यह प्रोटॉन यानी H प्लस या अन्य अणु यौगिकों को लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे पास आता है डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर दो बहुत ही जनरल यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों है बातें। वो क्या है मेरे भाई, देखो डी ग्लूकोज जो होता है इसमें 6 सदस्य वलय होते हैं, मतलब इसमें 6 कार्बन की एक पूरी वलय होती है, एक संरचना होती है मेरे भाई। ठीक है, और जो हमारा डी फ्रक्टोज है इसमें 5 कार्बन की वलय होती है। क्या वलय होती है, मतलब 5 कार्बन की एक संरचना होती है। ठीक है, अच्छा डी ग्लूकोज में मेरे भाई ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या? एल्डिहाइड ग्रुप। और जबकि ये देखो ये क्या है, ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप। अच्छा, इस एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज। ठीक है, और जो डी फ्रक्टोज में कीटोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कीटोहेक्सोज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई आंसर, डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज में अंतर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा वाला क्वेश्चन है दूसरे का, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, डी ग्लूकोज, यह 6 कार्बन सदस्य वाली वलय होती है तथा इसमें एल्डिहाइड CH2 समूह होता है जिसे एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, हेक्सोज। ठीक है, नेक्स्ट ये आप लोग डायग्राम बनाए देना। देखो 1 2 और यहाँ पर देखो इस तरीके से मेरे भाई, इसका मतलब CHOH का मतलब है इसका होल थ्राइस लगाया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर कार्बन 3 बार है, तो 3 इधर हो गया और 1 2 और 3 इधर, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। और यही बात यहाँ पर लिखा भी है कि डी ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन सदस्य वाली एक वलय होती है, एक संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, इसमें क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो CH2 ग्रुप पाया जाता है। इस तरीके से अगर डी फ्रक्टोज की बात करें तो यह 5 कार्बन सदस्य वाली वलय होती है। देखो यहाँ पर देखो ये 5 कार्बन वाली सदस्य है, 1 2 3, और इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा कितने कार्बन वाली है मेरे भाई, ये देखो इस तरीके से जो डी ग्लूकोज होता है इस तरीके से ये 6 सदस्य वाली होती है और ये 5 सदस्य वाली होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात है भैया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कीटोन समूह पाया जाता है। इस तरीके से क्या पाया जाता है, कीटोन समूह पाया जाता है। ये वाला देखो कीटोन समूह है, क्योंकि इस कार्बन को तो हम लोग गिनेंगे नहीं, ये तो हमारा मेन ग्रुप में आ जा रहा है, ये हमारा किस में आ जा रहा है, मेन ग्रुप में आ जा रहा है ना भैया, बात समझ में आ रही है। 1 और यहाँ पर 3 है, 3 1 4 और 1 5 हो गया, समझ में आ गई बात है। यहाँ पर 5 क्या है, कार्बन की एक श्रृंखला है, एक चेन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कीटोन समूह पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, यह 5 कार्बन सदस्य वाली वलय होती है तथा इसमें कीटोन समूह होता है जिसे कीटोहेक्सोज भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसका डायग्राम भी आप लोग यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे और ये हमारा कंप्लीट इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जल्दी आप लोगों को यहाँ पर इसका सोल्यूशन जल्दी करा दे रहा हूँ। देखो डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, डाई एथिल ईथर। इसका अगर हम लोग देखें तो इसका फार्मूला होता है मेरे भाई डाई एथिल ईथर, C2H5, इस तरीके से C2H5, ये होता है मेरे भाई एथिल।
ये होता है एथिल। और ये जो जैसे अभी हमने देखा C डबल बॉन्ड O अगर है इस तरीके से तो ये क्या होता है कीटोन के लिए, और अगर CHO होता है तो इसके लिए होता है एल्डिहाइड। तो वैसे ही अगर ये होता है बीच में ग्रुप, दोनों तरफ अगर हमारे हाइड्रोकार्बन लगे हों बीच में ऑक्सीजन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। तो ठीक है, तो अब देखो एथिल है इधर, एथिल है इधर, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डाई। जब कोई भी चीज, कोई एक चीज 2 बार हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई, अगर 3 बार हो तो ट्राई, अगर 4 बार हो तो टेट्रा। ठीक है, तो डाई एथिल, और इसका कौन सा ग्रुप है ईथर, तो ईथर हो गया डाई एथिल ईथर, और यही हम लोगों को बताना भी है। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर को जब हम लोग 373 केल्विन पर किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं मेरे भाई, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। किस पे, 373 केल्विन पर। तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर H पॉजिटिव I नेगेटिव होता है। सिंपल सी बात है यार। तो यहाँ से C2H5 किसके साथ चला जाता है, इस I के साथ निकल करके चला जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से निगेटिव होता है, वो हमारा जो है हमेशा नेगेटिव होता है, और ये हमारा पॉजिटिव होता है इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिल करके C2H5I मतलब एक आयोडाइड बना लेता है। कौन सा आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक है, एथिल आयोडाइड प्लस में क्या बना, C2H5O माइनस है, और H प्लस यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से, इसके साथ जुड़ करके एल्कोहल बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा मेरे भाई, एथिल एल्कोहल। वाह भैया, एथिल एल्कोहल बना दिया आपने, ये तो ईथर से एथिल एल्कोहल आपने बना दिया। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज को आप लोग यहाँ पर भी लिखोगे। चौथा वाला का आंसर है हमारे पास, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का चौथा वाला। ठीक है, तो C2H5 हो गया है, एक डाईथर है, इसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 373 केल्विन पर कराते हैं, तो एथिल आयोडाइड बनता है और एथिल एल्कोहल बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है मेरे भाई। अब मैं जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करा देता हूँ। आई होप कि आपको कॉपी में कैसा लिखना है, देखो कितना अच्छे से यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग पेपर में लिखोगे मेरे भाई तो 15 जो आपका पूरा का पूरा नंबर है 100% एक नंबर भी कहीं नहीं कटेगा। इतना ईजी लैंग्वेज है, और कॉपी भी आपको देखिए कैसी भरी गई है ना। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई तीसरा वाला। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है तीसरा क्वेश्चन, जो कि ये भी कितने नंबर का होता है मेरे भाई, ये भी हमारा 2 नंबर का होता है। ठीक है, एक सेकंड इसको मैं फोल्ड कर दूं ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए ये आ गया मेरे भाई तीसरा वाला क्वेश्चन, ये भी हमारा 2 नंबर का ही होता है सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं भैया लिगेंड क्या होती है, एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, क्या है बातें यहाँ पे, क्या है बातें भैया, लिगेंड क्या होता है और एक दंती द्विदंती लिगेंड की परिभाषा दीजिए। तो लिगेंड मेरे भाई वे अणु या आयन होते हैं जो किसी धातु आयन यानी मेटल आयन के साथ संयोजन बनाते हैं, मतलब बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये लिगेंड धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उसे स्थिर करते हैं। क्या मेरे भाई, अपना क्या इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं इसे, दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे अभी नाइट्रोजन दे रहा था। ठीक है, नाइट्रोजन अभी जो दे रहा था इलेक्ट्रॉन अपना इस तरीके से मेरे भाई। और जो हमारा ये NH3 है, ये हमारा किसका है मेरे भाई, अच्छा NH3 अभी आपने पढ़ा कि ऐसे होता है। देखो ये एक लोन पेयर देता है ना, या एक लोन पेयर देता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक दंती लिगेंड। ठीक है, एक दंती। देखो अमोनिया का एग्जांपल यहाँ पर है मेरी भाई। ठीक है, अमोनिया का एग्जांपल देखो, कुछ भी यार आप लोगों के लिए कुछ भी आप लोगों के लिए कठिन नहीं है। ठीक है, एक चीज़ दूसरे से को रिलेट है। देखो आपने अभी NH3 को वहाँ पर बढ़ा और यहाँ पर भी आप लोगों का एक फायदा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक दंती लिगेंड क्या होते हैं मेरे भाई, तो जो एक लोन पेयर को क्या कहते हैं, डोनेट कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं किसी को, तो वह होता है क्या हमारा एक दंती लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड इसको हम लोग कहते हैं। तो जब कोई लिगेंड केवल एक परमाणु के माध्यम से धातु आयन से जुड़ा हो तो उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। या कोई लिगेंड जब एक लोन पेयर को डोनेट करे तो वह हमारा क्या होता है मेरे भाइयों, एक दंती लिगेंड। ठीक है, जैसे Cl माइनस हो गया, क्लोराइड आयन को लोग बोलते हैं। ठीक है, H2O हो गया, और Cn माइनस यानी साइनाइड आयन। ठीक है ना, देखो Cn क्या होता है, साइनाइड। अगर NC अगर ऐसे हो मेरे भाइयों, NC अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है आइसोसाइनाइड। क्या, आइसोसाइनाइड।
साइनाइड। ठीक है, चीज़ें मैं बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं यहीं से आएंगे, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, द्विदंती लिगेंड क्या होता है। तो जब कोई लिगेंड दो परमाणुओं के माध्यम से धातु आयन से जुड़ा हो तो उसे द्विदंती लिगेंड कहते हैं। या जब कोई लिगेंड या जब कोई परमाणु दो लोन पेयर डोनेट करता हो, यानी दान करता हो। ठीक है, तो वह क्या होता है मेरे भाई, वह होता है द्विदंतिक लिगेंड। जैसे इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एथिलीन डाइएमीन, C2H4NH2 का होल ट्वाइस, इसी को बोलते हैं EN, एथिलीन डाइएमीन। ये ऐसे होता है, इसका डायग्राम ऐसे होता है, CH2 और इस तरीके से NH2 NH2। ठीक है, ऐसे होता है। इसके पास देखो ये भी हमारा लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक ए भी लोन पेयर। तो एक ही कंपाउंड, देखो ये एक ही कंपाउंड है और एक ही कंपाउंड में ये दो लोग क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अपने लोन पेयर को। तो ये क्या होता है, ये होता है द्विदंतुक या द्विदंती लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अच्छा इसी में है ऑक्सिलेट आयन, ये है ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, इसी में ऑक्सिलेट आयन भी है। ये भी मेरे प्यारे दोस्तों क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है एक ही कंपाउंड। तो जब एक ही कंपाउंड दो लोन पेयर को एक साथ डोनेट करेगा तो होगा द्विदंतुक लिगेंड। अगर कोई कंपाउंड एक लोन पेयर को डोनेट करेगा, लाइक अमोनिया Cl- यानी क्लोराइड आयन, H2O और साइनाइड आयन। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे, ये सब हमारे किसके एग्जांपल है, एक दंतिक लिगेंड के एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का विलयन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन क्यों दिखाता है। असल में यहाँ पर होता क्या है, देखो इथेनॉल क्या होता है मेरे भाई, इथेनॉल C2H5OH, इस तरीके से C2H5OH, मान लो हमारे पास C2H5OH मतलब एक हमारे पास खाली एल्कोहल है, एल्कोहल का हमारे पास सोल्यूशन है, एल्कोहल। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, C2H5, इस तरीके से ऑक्सीजन और इस तरीके से हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इस तरीके से मेरे भाई ये नेगेटिव चार्ज होता है, C2H5 इस तरीके से होता है और ये हमारा होता है इस तरीके से, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दो और फिर ऐसे हाइड्रोजन। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसी बॉन्डिंग है, H बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये क्या होते हैं मेरे भाई, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और क्या नहीं होते हैं, वेपर, इसका वेपर नहीं बन पाता। क्या नहीं बन पाता है मेरे भाई, वाष्प नहीं बन पाता। ठीक है, वाष्प नहीं बन पाता मतलब ये उड़ नहीं पाते हैं वाष्प के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम लोग साइक्लोहेक्सेन मिला देते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो जब हम लोग साइक्लोहेक्सेन मिला देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ये होता है साइक्लोहेक्सेन, इसको हम लोग मिला देते हैं तो यहाँ पर H बॉन्डिंग क्या हो जाती है, H बॉन्डिंग जो हमारी है ये इसकी, यानी ये जो हमारे एल्कोहल है इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वो ब्रेक हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जाकर के उनके बीच में इस तरीके से बैठ जाता है और जब बैठ जाता है तो इनके मॉलिक्यूल, इनके अणु क्या हो जाते हैं मेरे भाई, दूर हो जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, यहाँ पर H बॉन्ड यहाँ पर मेरे भाई वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जब H बॉन्ड हमारा कमजोर हो जाता है तो वाष्प दाब, जो हमारा वाष्प है इनकी, वो धीरे धीरे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है इसके द्वारा, विलयन राउल्ट के नियम के द्वारा, ठीक है, उनसे ज्यादा यहाँ पर ये होती है मेरे भाई, इनका जो वाष्प दाब होता है उनसे ज्यादा होते हैं, ज्यादा वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब ये साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर आकर के बैठ जाता है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देता है, तो ये और ज्यादा वाष्प के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पर राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब नापा जाता है इनका, उससे ज्यादा होता है। और जब उससे ज्यादा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन के मिलाने से इसके अणु इथेनॉल अणुओं के बीच जाकर जगह बनाकर इथेनॉल अणुओं के मध्य में आकर्षण बल कम कर देते हैं, जिस कारण धनात्मक विचलन होता है। साइक्लोहेक्सेन के मिलाने से इसके अणु इथेनॉल अणुओं के बीच जगह बनाकर बैठ जाते हैं और इथेनॉल अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होता है, वह क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन डेवलप हो जाता है राउल्ट्स लॉ में। ठीक है, तो यही होता है धनात्मक विचलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके अभिकर्मक की अभिक्रिया सांद्रता के साथ घटती है। मतलब मेरे भाई
जिसके अभिकारक, अभिकर्मक का मतलब होता है अभिकारक, लिख दूं क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर रहती है ना, अभिकारक की सांद्रता, थोड़ी सी टाइपिंग में गलत हो गई है, अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता, देखो यहाँ पर अभिक्रिया सांद्रता यहाँ पर हो गया, ये सांद्रता कट कर दो, जिसके अभिक्रिया की सांद्रता अभिक्रिया के साथ घटती नहीं है, ठीक है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, समय के साथ घटती नहीं है, ये भी आप लोग कट कर दो, ठीक है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती नहीं है, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर, तो ये हमारी है शून्य कोटि। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है मेरे भाई? शून्य कोटि अभिक्रिया अभी हमने देखा, रेट निकाला है, इसकी जो वेग होती है कैसे होती है, इस तरीके से, r के पावर n, ठीक है। अच्छा, r इज इक्वल के, और r पे अगर हम लोग इस तरीके से इसके पावर में अगर हम लोग 0 लिखें, क्योंकि हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया है तो शून्य लिखेंगे, तो अगर किसी के पावर में शून्य होता है तो वह 1 हो जाता है, तो r जो होगा k के पावर, r जो होता है वह k के इक्वल में हो जाएगा। मतलब मेरे भाई यहाँ पर कोई सांद्रता का खेल है ही नहीं, है ना, तो ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। मतलब जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसका जो वेग है या दर है मेरे भाई अभिक्रिया की, वो किस पर निर्भर करती है? वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है, ना कि अभिकारक की सांद्रता पर, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अतः समय के साथ इन अभिक्रियाओं के अभिकर्मक की सांद्रता घटती नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बातें? ठीक है भैया। नेक्स्ट है, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन इथेनॉल लगभग उदासीन, कारण सहित समझाइए, ठीक है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर होता क्या है फिनॉल में, फिनॉल इस तरीके से हमारा होता है, क्या फिनॉल हमारा होता है इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है, ये होता है इसका OH होता है ऐसे 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 ऐसे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड इस तरीके से करते हैं, और ये हमारा होता है फिनॉल। क्या होता है मेरे भाई? ये हमारा होता है फिनॉल। असल में होता क्या है, जब यहाँ से मेरे भाई देखो, फिनॉल अम्लीय गुण, मतलब फिनॉल क्या होता है? अम्लीय गुण। अच्छा, एसिडिक नेचर शो करता है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये H+ को इजीली रिमूव कर देता है, H+ को इजीली यहाँ से रिमूव कर देता है, H+ को, यानी इस हाइड्रोजन को ये इजीली रिमूव कर देता है। और अगर कोई कंपाउंड आसानी से H को अपने डोनेट करता है, यानी हाइड्रोजन सिंपल प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन को इजीली डोनेट कर देता है, तो वो क्या होता है मेरे भाई? वो हमारा होता है एसिड। क्यों 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 क्यों? देखो एसिड यहाँ पर ये इसीलिए ज़्यादा एसिडिक होगा मेरे भाई, क्योंकि ये अपने H+ को अगर डोनेट कर देता है तो यहाँ पर बनता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बनता है? इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है। अब यह फिनॉक्साइड आयन मेरे भाई, इसमें रेजोनेंस होता है, ये जो है, ठीक है, देखो ऐसे बनता है, ये ऐसे 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 ये बनता है, ठीक है। अब इसके पास इस तरीके से लोन पेयर्स होते हैं मेरे भाई। अब ये लोन पेयर यहाँ पर आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, यानी अनुनादीय संरचना यहाँ पर एक बनती है, और ये अनुनाद संरचना के कारण यहाँ पर देखो लिखा गया है कि अनुनाद संरचना के कारण ही ये अस्थायी हो जाता है। ये जो हमारा है फिनॉक्साइड आयन, किसके कारण? अनुनाद के कारण, अनुनाद यानी रेजोनेंस के कारण ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मेरे भाई ये क्या करता है? अम्लीय प्रकृति शो करता है। क्यों? क्योंकि ये इजीली H+ को डोनेट कर देता है, और ये फिनॉक्साइड आयन में बहुत ज्यादा अस्थायी हो जाता है। और जबकि अगर यहाँ पर देखा जाए किसको? इथेनॉल मतलब C2H5OH, अगर इसके H को निकाल दो तो यहाँ पर क्या बनेगा? C2H5O-, ठीक है, ये होगा इथेनॉक्साइड। अब ये इथेनॉक्साइड जो है मेरे भाई, ये क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार से कोई अनुनाद या रेजोनेंस नहीं होता है, तो ये क्या होता है? अनस्टेबल। इसीलिए मेरे भाई ये H+ को अपने नहीं डोनेट करता है, ऐसे ही रहता है, लगभग ये किस में रहता है? उदासीन में रहता है, ठीक है, न्यूट्रल में रहता है, ठीक है मेरे भाई। ना ही एसिड शो करता है, ना ही बेसिक शो करता है, सिंपल इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, अभी मैं डेप्थ में अगर चला जाऊँ तो अभी क्या क्या शो करने लगेगा, ये मैं कुछ भी करवा दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं भैया। देखो जबकि इथेनॉल से बना इथॉक्साइड आयन ऐसा नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, जो ज़्यादा जहाँ स्टेबल होगा वो वहीं जाना चाहेगा भैया, समझ में आ गई है ना? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए, यानी मोल फ्रैक्शन या मोल अंश।
यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक है, इसमें मेरे भाई 20% क्या है, जलीय विलयन में जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है वो 20% है, मतलब 100 ml, मतलब 100 ml 100 ml हमारे पास जल है, और उस जल में ये जो 20 लिखा हुआ है, इतना ग्राम कौन है मेरे भाई, इतना ग्राम हमारा ये C2H6O2 है, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल हो। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से लिखेंगे, दिया है जलीय विलयन C2H6 का द्रव्यमान कितना है मेरे भाई, 20 ग्राम है। नेक्स्ट, इस 20% द्रव्यमान से अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय मतलब C2H6 जो हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल है वो उपस्थित है। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर समझा ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अतः जलीय विलयन में जल का द्रव्यमान कितना है, सिंपल सी बात है यार, जब 20 ग्राम हमारा कौन है, ये है, तो जो हमारा जल का द्रव्यमान होगा वह कितना होगा, 100 में से 20 निकाल दो, बाकी जो बचा वो हमारा जल का द्रव्यमान हो गया, तो 80 ग्राम है। अच्छा C2H6O2 यानी ये जो हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल है उसका आणविक द्रव्यमान, तो m हमारे पास यहाँ पर है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हम लोग इसका निकालेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है मेरे भाई 62 ग्राम। तो ये तो आप लोगों को पता ही है यार, है ना। कार्बन कितना होता है, कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है तो इसका 24 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये हो गया 6, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 है तो 32 हो गया। टोटल आप लोग ऐड करो 32 और 24 और 6, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, इतना ग्राम मोल यूनिवर्स। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई। अब देखो जल के मोलों की संख्या, n क्या है, मोलों की संख्या, W क्या है, वाटर। तो जल के मोलों की संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो जिसका मोल निकालते हैं मेरे भाई, जिसका मोल हम लोग निकालते हैं उसका भार बटे अणु भार, इसका देखो वेट, यानी जल का वेट कितना है, जल का भार कितना है, 80 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 2, और ऑक्सीजन का होता है 16 तो 18। यहाँ से जब हम लोग इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4.44, ये तो समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज, तो जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसका मोल हम लोग ऊपर में लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसका मोल हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसका मोल हम लोग ऊपर में लिखते हैं, और बटे में टोटल मोल। अच्छा ये 0.32 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है। हम लोग यहाँ पर किसका मोल निकालेंगे, हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी C2H6O2 का भी हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे मेरे भाई, मोल निकाल लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर मोल निकालेंगे, अच्छा इसका भार कितना है, इसका भार है हमारे पास 20 ग्राम, इसका भार है 20 ग्राम, और इसका अणु भार कितना है, इसका अणु भार कितना है, इसका अणु भार कितना अभी हमने निकाला 62। अच्छा यहाँ पर देखो 20/62, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, ये तो स्टेप में भूल ही गया था, है ना। तो यहाँ पर इसका मोल कितना आ जाएगा, 0.32 आ जाएगा, इतना। ठीक है, इतना मोल आ गया। अच्छा इतना मोल। अब जिसका हम लोगों को मोल प्रभाज निकालना रहता है या मोल अंश निकालना रहता है, उसका मोल हम लोग ऊपर में लिखते हैं। तो देखो हम लोगों को किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो इसका मोल हमने ऊपर में लिख दिया Ne, का मतलब होता है इथाइलिन, ठीक है, ग्लाइकॉल, और हम लोग ये देखो Xe इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा होता है मोल अंश या मोल प्रभाज। क्या होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज, इसको एग्जैक्ट हम लोग बोलते हैं काई, ठीक है, लेकिन एक्स सिंपल हम लोग डिनोट कर देते हैं, XE पढ़ देते हैं। ठीक है, तो जिसका मोल अंश हम लोगों को निकालना रहता है, जिसका मोल प्रभाज निकालना रहता है, उसको हम लोग ऊपर में रखते हैं, तो Ne बटे में Ne, और जिसका, और फिर हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, टोटल विलयन का मोल। तो विलयन में कौन कौन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर है, तो Ne प्लस NW। ठीक है, तो इन दोनों का मोल हम लोग ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.67। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि 3 नंबर के आते हैं मेरे भाई। न्यूमेरिकल आप लोगों के 3 नंबर से ही स्टार्ट होंगे, आसान न्यूमेरिकल रहेंगे, बिल्कुल से भी घबराना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या हम लोगों को दिया गया है, तो हम लोग कैसे करेंगे, दिया है 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है, 75%, तो T 75% कुल क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, ये तो हमको दिया गया है। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100% है भाई, सिंपल सी बात है यार, हमारी अगर कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है तो उस समय, ठीक है, जब हमारा T क्या होगा, 0 होगा, तो उस समय पर जो रिएक्टेंट की जो हमारी कंसंट्रेशन होगी, जो हमारी अभिकारक की सांद्रता होगी वह 100% हो जाएगी, और ये क्या होगी, ये 0% रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं है, तो ये तो 0% रहेगा, है ना मेरे भाइयों। ठीक है, तो देखो 75% अभिक्रिया पूर्ण होने पर अभिकारक की शेष सांद्रता, मान लो अभिक्रिया 75% पूर्ण हो चुका, मान लो ये 75% बन गया, कौन, ये
प्रोडक्ट हमारा 75% बन गया भाई, 100% ये था, 75% बन गया, तो कौन बचा है 25 बचा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे a माइनस एक्स, ठीक है। ए क्या है मेरे भाई, ए है हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता और एक्स क्या है हमारे पास कुछ समय बाद, ठीक है, मतलब कुछ समय बाद मतलब जब हमारा टी समय 0 था उस समय पर जो हमारी रिएक्टेंट की सांद्रता है वो कितनी है मेरे भाई, वो 100 है, ठीक है। तो ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये अंतिम सांद्रता है, ठीक है। अब इतना बचा, ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा, ये हमारा इतना बच गया मेरे भाई 25, 75% पूर्ण हो गया, तो बचा कितना भाई 25 बचा। अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है k इक्वल 2.303 अपान में t log बेस 10 a बटे में a माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ गई। ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये अंतिम सांद्रता है। अच्छा, a माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया है मेरे भाई, a माइनस एक्स का वैल्यू हमारे पास आया है यहाँ पर देखो 25, a माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया है 25 आया है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 2.303 अपन में t 75 पुट करेंगे, यहाँ पर 75 पुट करेंगे और ए लॉग 10, ए हमारा है 100, ए हमारा था 100, ए हमने क्या माना था प्रारंभिक सांद्रता है और इसको हमने माना है 100, तो 100 लिखेंगे और जो अंतिम सांद्रता है कितनी बची 25 बची, 25 कर देंगे, ठीक है ना मेरे भाई, इस तरीके से। तो इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो इस तरीके से हमारे पास इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा। इस चीज को जब आप लोग सॉल्व कर दोगे तो इतना आ जाएगा। अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मेरे भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु होता है इसके लिए जो फॉर्मूला होता है टी हाफ, ठीक है, टी हाफ 0.693 अपान में के, तो हम लोग यहाँ से के का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं इतना। अब इस के का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 0.231, तो इतना हमारे पास मिनट आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई ये बातें। अच्छा, यहाँ पर मिनट में दी गई थी तो इसीलिए हम लोग मिनट में देखा, अगर सेकंड में दी गई होती तो सेकंड में लिखते, कोई भी इसमें आप लोगों को डरने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, थर्ड वाला, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं मेरे भाई, पहले होता है एस, फिर होता है पी, इस तरीके से, फिर बीच में हमारे जो होते हैं वो हमारे डी और नीचे जो हमारे होते हैं इस तरीके से वो एफ ब्लॉक के होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, इनको हम लोगों को बताना है, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु, संक्रमण तत्व बोलते हैं। इनमें अनुचुंबकीय गुण उनकी आंशिक रूप से भरी हुई डी उपकक्षा, मेरे भाई अगर कोई भी एक नोट पॉइंट लिख दो, कोई भी तत्व है, ठीक है, अगर उसका ऑर्बिटल मतलब कक्षक, अगर उसका कक्षक, एक सेकंड यार, अगर उसका ऑर्बिटल या कक्षक, हमारे कुछ हिंदी वाले भी बच्चे भैया हिंदी में हम है उसका ऑर्बिटल कक्षक, ठीक है, अर्धपूरित हो या अर्धपूरित हो या मतलब 100% पूरा ना हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं हमारे अनुचुंबकीय, क्या होते हैं अनुचुंबकीय, क्या होते हैं अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं मेरे भाई, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय वे होते हैं जिनका ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हो, जैसे एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। एस में इस तरीके से एक डब्बा होता है, मतलब एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में इस तरीके से 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ये हो गया 5 ऑर्बिटल। एफ में हमारे पास होते हैं टोटल 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक डिब्बे में मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब एक में एक डब्बा है मतलब एक ऑर्बिटल है एस में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं। पी में 3 ऑर्बिटल है तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। टी में टोटल 5 ऑर्बिटल है तो हमारा कितना यहाँ पर होगा 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। एफ में हमारा 7 डब्बा होता है मतलब 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर एफ में टोटल हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे 14 होंगे भैया, समझ में आ गई बातें, ठीक है। तो अगर एस हमारा इस तरीके से पूरा भरा हुआ है तो मतलब ये प्रतिचुंबकीय बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, अगर पी में अगर हमारे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे क्या होंगे प्रतिचुंबकीय होंगे। अगर डी में हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो हमारा क्या होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा। अगर एफ में हमारा टोटल कितना है 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी हमारे प्रतिचुंबकीय होंगे, ठीक है। तो ये होता है अनुचुंबकीय लक्षण। अनुचुंबकीय लक्षण का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जब किसी भी तत्व या किसी भी मॉलिक्यूल में क्या हो, अगर उसके ऑर्बिटल पूरे तरीके से भरे ना हो, आंशिक रूप से भरे हो, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, वह अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। और प्रतिचुंबकीय कब होगा, जब उसका ऑर्बिटल पूरी तरीके से भर जाएगा, ठीक है, ठीक।
देखो अनुचुंबकत्व किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर में ना रहे इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर देखो तो पेयर में है, अगर यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहता है तो यह क्या होता है, ये अयुग्मित होगा। क्या अयुग्मित होगा, और ये क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से ये हमारे हो जाएंगे अनुचुंबकीय। ठीक है, चलिए भैया बात करते हैं अब हम लोग, जैसे Fe2+ है और Zn2+ है, तो Fe यानी आयरन जो यहाँ पे है, इसका अगर हम लोग देखें, इसका होता है परमाणु क्रमांक 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आर्गन, इस तरीके से आर्गन का होता है 18, तो इसलिए हम लोग आर्गन को लेते हैं। आर्गन का मतलब होता है मेरे भाई अक्रिय गैस, अक्रिय गैस के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं आयरन का। ठीक है, तो आर्गन 3d6 4s2 हो गया। ठीक है, 3d6 4s2। अगर जिंक का यहाँ पर देखें Zn2+ का, ठीक है, तो जिंक का जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है 30। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका भी निकालें तो आर्गन और 3d10 4s2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे भाई, देखो यहाँ पर Zn2+ का मतलब होता है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने डोनेट कर दिया है। ठीक है, किसी भी अगर मॉलिक्यूल के ऊपर या किसी भी अणु या किसी भी तत्व के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है मेरे भाई, तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। ठीक है, तो Zn2+ है, मतलब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब कहां से ये निकलेंगे, एस से निकलेंगे भैया। एस में हमारे पास इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी में हमारे पास देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, और डी में हमारे पास देखो 10 इलेक्ट्रॉन है ही। ठीक है, तो डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए एस हमारा क्या है, एस भी हमारा पूर्ण रूप से भरा हुआ है। लेकिन Zn2+ है, 2+ का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज किया है, तो कहां से लूज करेगा, बाहरी वालों से, बाहरी कक्षे से लूज करता है। तो एस से इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया, तो भी देखो इसका जो कक्षक है मेरे भाइयों, ये क्या है, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और जब कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है तो वह कैसा बिहेव करता है, वह प्रतिचुंबकीय की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देखो जिंक क्या है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित हैं, और जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो ये होता है प्रतिचुंबकीय। समझ में आ गई ये बातें, क्लियर है यहाँ तक की बातें मेरे भाई। अगर उसी तरीके से यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ पर Fe2+ में, Fe2+ तो इसका होता है 26। ठीक है, आर्गन के रिस्पेक्ट में देखें तो आर्गन और 3d6 4s2 इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसने इस पर भी क्या है, Fe2+ में है, मतलब इसने भी 4s से अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, मतलब डोनेट कर दिया, तो भी 3d6 बचा। अच्छा 3d में कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि 6 इलेक्ट्रॉन है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल सी बात है, इसका d ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा नहीं है, इसीलिए ये क्या है, अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, तो अनुचुंबकीय का एग्जांपल आपने देख लिया, इसके लक्षण भी देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर ये हमारा अनुचुंबकीय होता है और कब हमारा प्रतिचुंबकीय होता है। अब इसी में आता है मेरे भाई ये परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए Fe क्या होता है, 2+ में होता है, +3 में भी होता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए कॉपर का, ठीक है, तो कॉपर भी क्या होता है, +2 में होता है, +3 में इस तरीके से होता है। अच्छा मैग्नीज की बात की जाए मेरे भाई, इस तरीके से देखो, मैग्नीज की बात की जाए Mn, ये देखो +2 +4 +7 में भी डिनोट करता है। क्रोमियम जो होता है +2 +3 +6 में होता है, इस तरीके से। तो ये क्यों इतने ज्यादा संयोजकता दिखाते हैं, और जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं यही इतने ज्यादा परिवर्ती संयोजकता, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं, कभी +2 में रहते हैं, कहीं +3 में। बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात को यहाँ पर समझो आप। देखो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, परिवर्ती संयोजकता डी और एस उपकक्षाओं के ऊर्जा स्तर में समानता, मतलब मेरे भाई जो डी ऑर्बिटल होते हैं और एस ऑर्बिटल होते हैं, इनमें जो समानता होती है, समानता वो क्या होती है, वह बहुत ही कम होती है, लगभग ये दोनों समान होते हैं। ठीक है, NS और N-1D। ठीक है, ये हमारा होता है मेरे भाई, देखो S यहाँ पर और यहाँ पर D, इन दोनों में लगभग क्या होती है, समानता होती है, समानता। और इसी समानता के कारण ये क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिफरेंट टाइप के संयोजकता यानी परिवर्ती संयोजकता यहाँ पर शो करते हैं। अच्छा अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आई है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। और आंशिक रूप से भरी हुई डी उपकक्षा के कारण, ये जो आंशिक रूप से इनका डी उपकोष भरा होता है, इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप की यानी परिवर्ती संयोजकता शो करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से
कौन सा प्रबल अम्ल है? तो जो इजीली क्या करेगा, जो इजीली H+ को डोनेट करेगा वो प्रबल अम्ल होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये हमारे दो कंपाउंड दिए गए हैं मेरे भाई, एक है यहाँ पर सिंपल एनिलीन, ठीक है, एनिलीन ही ग्रुप है NH3, है ना, और दूसरा क्या है मेरे प्यारे भाई, दूसरा है पैरा, ये कहाँ पर लगा हुआ है, पैरा, ये होता है पैरा पोजीशन। अगर इसको हम लोग इस तरीके से सही से बनाएं, ये इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है और ये यहाँ पर लगा हुआ है, NH3 पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। देखो ये हमारा होता है ऑर्थो पोजीशन, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा। ओम प्रकाश ऐसा भी आप लोग याद कर सकते हो। ओम प्रकाश, ओ का मतलब होता है ऑर्थो, एम का मतलब होता है मेटा, ये भी मेटा, ये भी ऑर्थो, ये दोनों हो गया, ये ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये एक पैरा, ठीक है। ओम प्रकाश, ऐसा भी आप लोग इसको ट्रिक के साथ याद कर सकते हो, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इसका नाम अगर हम लोग लिखे तो पैराफ्लोरो एनिलीन हो गया, ठीक है भैया। तो यहाँ पर सिंपल एनिलीन और पैराफ्लोरो एनिलीन में कौन ज्यादा प्रबल अम्ल है, कौन इजीली H+ को डोनेट कर देगा, वही ज्यादा अम्लीय होगा, वही प्रबल अम्लीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे आवर्त सारणी में मेरे भाई। तो फ्लोरीन होता है वह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब इसकी विद्युत ऋणात्मकता कंप्लीट पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। अगर कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा पूरे आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो कौन है, फ्लोरीन ही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव En विद्युत ऋणात्मकता जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है मेरे भाई। और ये इस रिंग से क्या कर लेता है, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, इस तरफ। और ये क्या होता है, इस तरीके से जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करता है, मतलब खींचता है, खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई, और वो भी इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है -I, एक होता है +I। I का मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस का ये मतलब ये हो गया कि किसी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर रहा है मेरे भाई, खींच रहा है, ठीक है। और +I का मतलब क्या हो गया कि कोई किसी कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब शिफ्ट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है ना। तो ये हो गया डिफरेंस, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर -I इफेक्ट होता है। -I का मतलब हो गया कि किसी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहां पर क्या कर देगा मेरे भाई, कम कर देगा। इस कंपाउंड से ये जो हमारा है, यहां से इलेक्ट्रॉन F अपने तरफ खींचेगा, तो F अपने तरफ जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा मेरे भाई, तो कंप्लीट यहां से क्या कर देगा, इस रिंग से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी को, उसको कम कर देगा। और कम कर देगा मेरे भाई, तो वहां पर ये H इजीली नहीं निकल पाएगा, ठीक है, H इजीली नहीं निकल पाएगा, सॉरी, H हमारा यहाँ से इजीली निकल पाएगा, H हमारा यहाँ पर इजीली निकल पाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो कोई यहाँ पर साइड ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक है, किसी प्रकार से कोई, तो ये ज्यादा अम्लीय होगा, ये ज्यादा अम्लीय होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ -I के कारण ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पर कम कर देगा और इजीली यहाँ से H+ निकल जाएगा। और जब इजीली H+ निकल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ये ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ये वाला पैराफ्लोरो एनिलीन जो होगा ज्यादा अम्लीय होगा कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। तो F परमाणु द्वारा -I, ठीक है, -I प्रभाव उत्पन्न होता है। यह समूह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, परिणाम स्वरूप NH बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाते हैं, अतः पैराफ्लोरो एनिलीन प्रबल अम्लीय होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन 4 नंबर का है, क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलिन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दो रिएक्शन है मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर होता क्या है, सिंपल बेंजीन या अन्य एरोमेटिक यौगिक निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में क्या करते हैं मेरे भाई, एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाते हैं। यहाँ पर देखो बेंजीन क्या करता है मेरे भाई, एल्किल हैलाइड, जहां पर हमारा एग्जांपल क्या है, मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। ये हो गया एल्किल ग्रुप, ये हो गया हाइलाइड ग्रुप, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके क्या करते हैं, कोई एरोमेटिक यौगिक या सिंपल बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है, अच्छा नीचे लिखा भी है ना, यह एक
एरोमेटिक यौगिक है। क्या? एक एरोमेटिक यौगिक है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जब बेंजीन या कोई एरोमेटिक कंपाउंड किससे एल्किल हैलाइड से लाइक मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, इन सबसे रिएक्शन करता है। अच्छा, जिस टाइप का क्लोराइड यहाँ पर हम लोग लेंगे उसी तरह का यहाँ पर हम लोग निर्जल AlCl3 लेंगे। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग CH3Br ले लेते तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते? निर्जल AlBr3। ये विशेष ध्यान देना, ये एक उत्प्रेरक का कार्य करता है मेरे भाइयों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेथिल क्लोराइड लिया है तो इसीलिए हम लोग AlCl3 ही लिए हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई ये बातें? ठीक है, तो जब बेंजीन की रिएक्शन हम लोग किससे एल्किल हैलाइड से कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? एक एरोमेटिक इस तरीके से यौगिक बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेलुइन। सिंपल सी बात है यार, यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पर सब जगह बेंजीन में हाइड्रोजन रहती है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। अच्छा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl को लेकर के निकलेगा और इसके जगह पर ये CH3 ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा और ये हो गया टॉल्यूइन इस तरीके से, और HCl बाहर निकल गया। यही होती है मेरे भाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन। तो जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक यौगिक निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाते हैं, यही अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, एक और है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलन। ठीक है, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं एसाइलेशन और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एल्काइलेशन, अभी जो हमने पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप से हम लोग इस तरीके से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब यहाँ पर एसाइल ग्रुप आएगा। एसाइल का मतलब क्या हो गया मेरे भाइयों? इस तरीके से कोई ग्रुप रहता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये होता है अभी तो इसमें माइनस चार्ज इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे चार्ज नहीं इस, है ना, इस तरीके से होता है मेरे भाइयों। ये होता है एसाइल ग्रुप और ये क्या था? एल्काइल ग्रुप था। ठीक है ना भाई, ये एल्काइल ही है ना, तो एल्काइल ग्रुप हो गया। ये एसाइल है, जब एक ऑक्सीजन इस तरीके से आ जाए तो वो होता है एसाइल। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको एसिलन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलन। अच्छा, यहाँ पर देखो सेम है, बेंजीन जब अन्य एरोमेटिक या बेंजीन या अन्य एरोमेटिक यौगिक निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइडो या एनहाइड्राइडो से क्या करती है मेरे भाई? अभिक्रिया करके कीटोन बनाती है। ठीक है, कीटोन। देखो ये हमारा हो गया बेंजीन, ये हो गया एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ये गलत बनाया हुआ है, बहुत आराम से ये रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पर हर जगह होता है हाइड्रोजन, इस तरीके से होता है हाइड्रोजन भैया, इस तरीके से होता है हाइड्रोजन सब जगह। सिंपल एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इस Cl को निकल के निकलेगा HCl, और ये जो ग्रुप है बाकी CH3CO यहाँ पर इस तरीके से आकर के जुड़ जाएगा। और देखो CO ग्रुप है इस तरीके से। तो CO ग्रुप कहाँ किसके लिए होता है? एसीटोन के लिए होता है, मतलब कीटोन ग्रुप के लिए होता है। तो देखो यहाँ पर कीटोन ही बनेगा ना, तो इसका जो नाम हो जाएगा ये हमारा बनता है एसीटोन बनता है। क्या बनता है? एसीटोन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मेरे भाई यही अम्ल क्लोराइड या एनहाइड्राइड से रिएक्शन करें तो भी क्या बनेगा? तो भी यहाँ पर कीटोन ही बनेगा, तो भी यहाँ पर क्या बनेगा? कीटोन ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिएक्शन देख सकते हो। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्या है मेरे भाई? एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, ये देखो तो ऐसा है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ CH3 CO माइनस माइनस ऑक्सीजन ऐसे यहाँ पर है इस तरीके से। ये है इस तरीके से। क्या? ये देखो, ये है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यह एसिटिक एनहाइड्राइड जो है मेरे भाई, ये क्या करता है? यह इस तरीके से यहाँ से ब्रेक होता है। यहाँ से ब्रेक होने के बाद इस तरीके से ये वाला ग्रुप कहाँ पर चला जाता है? इस रिंग पर चला जाता है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके आता है और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा CH3COOH, यहाँ पर बनेगा एसिटिक एसिड, और यहाँ पर क्या बनेगा? ये जो ग्रुप है इस तरीके से यहाँ पर जाकर के लग जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप आता है इस तरीके से, Cl को निकल करके HCl बनता है, यहाँ पर हमारा एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर गलत लिखी थी किताब से, ये मैंने रिएक्शन उठाई थी, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सही कर लेना, अगर किताब में इस तरीके से हो मेरे भाई तो आप लोग सही कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि गलत कुछ भी नहीं हम लोग करेंगे, सब कुछ अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई दूसरा, निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। तो सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक लंबी श्रृंखला लेते हैं। लंबी श्रृंखला मतलब इसकी कार्बन की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जल्दी जल्दी मैं दिखा दे रहा हूँ। IUPAC तो फिलहाल ईजी ही है। देखो ये है, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा ईथर ग्रुप है, ये तो आप लोगों को पता है।
ठीक है। ये जब ऑक्सीजन इस तरीके से लगाओ, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, तो ये क्या होता है, ईथर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे भाई क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जस्ट जो हमारा ये है इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, इसको हम लोग प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता, इसको हम लोग प्राथमिकता देंगे और नंबरिंग यही किनारे से ही करेंगे। तो 1 2 3, ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला यही होगी। 1 2 3 इसको भी कर सकते थे, 1 2 3 इसको भी कर सकते थे, लेकिन 1 2 3 और 1 2 3 दोनों बात यही आती, चाहे जैसे आप लोग करते, चाहे 3 आप लोग इधर कर दो तो भी एक ही बात है। यहाँ पर जो साइड चेन है, ये साइड चेन, साइड चेन, ठीक है, साइड चेन, ये भी 2 नंबर पे आता। अगर 1 2 3 अगर ऐसे करते तो भी ये साइड चेन बन जाता और ये भी 2 ही नंबर पे आता। तो कोई बात नहीं है, आप लोग चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 1 मेथॉक्सी, क्या 1 मेथॉक्सी, 1 CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या हो गया, मेथ ऑक्सी, मेथ ऑक्सी। अगर C2H5 यहाँ पे होता इस तरीके से, तो इसके लिए क्या यूज करते, एथॉक्सी, ठीक है। हिंदी में लिख दूं यार, नहीं तो मेरे भाइयों डर जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, एथॉक्सी इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो 1 मेथॉक्सी, 2 मेथिल, मेथिल ग्रुप है ये, 2 मेथिल मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन, कितना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बी वाला। बी वाला देखो, इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे लंबी चेन लेंगे, सबसे लंबी चेन लेंगे, सबसे लंबी चेन लेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3, अब देखो दूसरे नंबर पर क्या है, ये एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, ये हो गया मेथिल, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन। दूसरे नंबर पर क्या है, ये ऑल ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से, ऑल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ऑल किसके लिए आता है, एल्कोहल के लिए, 2 ऑल, ये हो गया हमारा नाम, ठीक है, किसका, बी वाले का। तो इस तरीके से मेरे भाई एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और दो यहाँ पर टोटल 4 नंबर आप लोगों के यहाँ से इस तरीके से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो IPSC नेमिंग आप लोगों को तैयार करके जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, उप संयोजन यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्या, ज्यामितीय समावयवता, इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें जो संरचना सूत्र होता है इसमें डिफरेंस आता है, संरचना सूत्र इसमें अलग अलग होती है। बाकी जो मॉलिक्यूलर संरचना होता है मेरे भाई, मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या होता है, वह सेम होता है, ठीक है। अभी देखना आप लोग, तो ज्यामितीय समन्वयता उन समन्वय यौगिकों में पाई जाती है जिनमें लिगेंड की व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, लेकिन आणविक सूत्र वही रहता है। देखो लिगेंड, अभी मैंने आपको जस्ट लिगेंड बताया था मेरे भाई, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है। अभी ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, फिलहाल बस थोड़ा देर और आप लोग लिख जाओ, ठीक है। आणविक सूत्र तो सेम रहता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से कहां पर, स्क्वायर में यानी चतुर्भुजीय, प्लेनर और अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल में पाई जाती है। इसमें लिगेंड की स्थिति बदलने पर सिस और ट्रांस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। सिस में क्या होते हैं मेरे भाई, दोनों सीएल समूह। अभी हमारे पास एग्जांपल जो है यहाँ पे ये, ठीक है, डाइक्लोरो डाइअमीन प्लेटिनम, ये होता है प्लेटिनम थर्ड, ठीक है, इसका नाम, ठीक है। तो ये देखो क्लोरीन है और ये अमोनिया वाला ग्रुप है, ठीक है। अभी देखो वहीं पर यहाँ पर देखा है सिस और ट्रांस, सिस में क्या होते हैं मेरे भाई, दोनों सीएल एक दूसरे के पास होते हैं, मतलब इस तरीके से मान लो ए और बी ऐसे कोई है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, मान लो इस तरीके से ये सीएल है, ये सीएल है, इस तरीके से ये हमारा सिस वाला पार्ट होता है। मान लो ये एन है और सी है ये, ठीक है, और नहीं तो ये भी एन मान लो। जब दो ग्रुप इस तरीके से पास पास होंगे तो ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म होगा। अगर यही चीज ऐसे कर लो, ए बी, एक सीएल यहाँ पर कर दो, एक सीएल यहाँ पर कर दो, एक एन यहाँ पर कर दो, एक एन यहाँ पर कर दो, तो ये देखो अपोजिट साइड में हुए। अब जब अपोजिट साइड में इस तरीके से हुए तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस समन्वय, ठीक है, ट्रांस समन्वयता या समावयव, ठीक है। तो दोनों सीएल विपरीत दिशा में होते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हमारा होता है, ठीक है। तो वही चीजों को यहाँ पर लिखना है मेरे भाई, उदाहरण, ठीक है, ये हो गया। देखो बीच में लिखेंगे प्लेटिनम, ये क्या है मेरे भाई, ये हमारे पास है लिगेंड, लिगेंड ये क्या करते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करते हैं। और जो हमारा होता है ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु, क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, NH3 ये देखो एक साइड में है, ये दोनों एक साइड में है, तो ये क्या हो गया, सी से मतलब समपक्ष समावयवी।
और इसी को अगर देखें तो हम लोग इसको उठा करके यहाँ लगा दें, इसको उठा करके हम लोग यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, ठीक है। तो देखो ये दोनों इस तरीके से विपरीत हो जाएंगे और ये दोनों इस तरीके से हो जाएंगे, मतलब विपक्ष, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये होता है ज्यामितीय समायोजकता। फार्मूला दोनों में ही सेम है मेरे भाई, पीटी कोष्टक में NH3 का होल टू Cl2, ठीक है। ये भी देखो दोनों का फार्मूला एक ही है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो ज्यामिति है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इनका स्ट्रक्चर है इस तरीके से मेरी भाई, वो क्या है, डिफरेंट हो गया है, बाकी फार्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हमारा होता है। नेक्स्ट, परासरण दाब की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सहायता से विलय की मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो परासरण दाब क्या होता है, सिंपल से मैंने पहले ही बता दिया है कि परासरण दाब वह न्यूनतम दाब होता है जो एक विलयन पर बाहरी रूप से लगाया जाता है ताकि विलायक के अणु या विलय के अणु क्या मतलब भाई अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, के माध्यम से परासरण को रोका जा सके। तो ये तो आप लोगों को पता ही हो गया है मेरे भाई। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का यहाँ पर फॉर्मूला को डेराइव करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये होता है हमारा परासरण दाब से मोलर द्रव्यमान की गणना करना, ठीक है। देखो सामान्य विलयन में समीकरण के अनुसार जो हमारा पाई होता है मेरे भाई, पाई वी इज इक्वल इस तरीके से NRT होता है, NRT होता है, ठीक है। NRT वी क्या है, वॉल्यूम है, पी क्या है मेरे भाई, परासरण दाब है, परासरण दाब होता है, एन क्या होता है, मोल होता है, टी क्या होता है, तापमान होता है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मोल यानी विलय के मोल, एन क्या है मेरे भाई, एन है हमारा मोल निकालने का फॉर्मूला होता है W/m, मतलब भार बटे अणु भार, ठीक है। तो जिसका हम लोगों को मोल निकाल रहे हैं, मान लो हम लोग विलय के मोल निकाल रहे हैं, तो विलय का द्रव्यमान मतलब विलय का भार बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, यानी अणु भार, ठीक है। इस तरीके से N इज इक्वल टू WM। अब N का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं भैया W/m, ठीक है। तो N का मान उपयुक्त समीकरण में रखने पर पाई V इज इक्वल W/m हम लोग रख दिए, N की जगह पर इस तरीके से, N की जगह पर हम लोग W/m रख दिए और बाकी RT। अब यहाँ से जब हम लोग M इज इक्वल करेंगे तो WRT अपन में पाई V, ये हमारा आ गया मेरे भाई रिलेशन, ये हमारा आ गया रिलेशन, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला, ठीक है, मोलर द्रव्यमान निकालने का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब भैया हमारा आता है 5 नंबर का भैया, यहाँ पर देखो अथवा करके क्वेश्चन आता है, मैंने अथवा करके नहीं लिखा क्योंकि मुझे पूरा सॉल्व करना था, इसीलिए मैं यहाँ पर अथवा करके क्वेश्चन को नहीं लाया हूँ, ठीक है। छठा का पहला है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र देते हुए वर्णन कीजिए तथा होने वाली अभिक्रिया समीकरण भी दीजिए, ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम दिखा देना चाहता हूँ। देखो इसका आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, मेथिल एल्कोहल लेते हैं, मेथिल एल्कोहल को उत्प्रेरित ऑक्सीकरण मतलब एक उत्प्रेरक लेते हैं और उसके द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं। आप लोग यहाँ पर प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल कुछ भी उत्प्रेरक ले सकते हो और सिंपल ये है हमारे पास ऑक्सीजन, एक्चुअली O3 है, O3 का जो मॉलिक्यूल होता है इसको हम लोग ओजोन बोलते हैं, लेकिन ये ओजोन है नहीं मेरे भाई, ये ऑक्सीजन है सिंपल, ठीक है, सिंपल नॉर्मल ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर इसका जब हम लोग क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। अच्छा ऑक्सीकरण करवाएंगे ना, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब निकलना। तो यहाँ पर देखो ये कहाँ पर चला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है इस तरीके से, ठीक है। जब हम लोग मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ये सिंपल एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो हमारा हमेशा एल्डिहाइड ही बनता है, ठीक है। तो जब हम लोग मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं मेरे भाई तो यहाँ पे क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अच्छा ये डायग्राम हो गया क्योंकि सचित्र वर्णन पूछा है, तो डायग्राम को भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दे रहा हूँ फटाफट से, इसको मैं हटा दूँ और फिर डायग्राम को भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये हो गया मेरे भाई गोलीय फ्लास्क, यह एक फ्लास्क है, ठीक है, जिसमें हमने मेथिल एल्कोहल रखा है और ये बालू उष्मक है, मतलब मेरे भाई यहाँ पर बालू होता है, सिंपल बालू, ठीक है, ताकि ये कांच फूटे ना, ये क्योंकि लोहे की होती है, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, इसको हम लोग किसी के माध्यम से गर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टेम्परेचर डायरेक्ट इसको हम लोग आग दे दें, तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लैंप लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बर्नर लैंप, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा होता है स्टैंड और ये कंप्लीट हमारा होता है स्टैंड जिस पे हमारा प्रॉपर सेटअप खड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीकरण करवाना है तो यहाँ पर एक नली हम लोग डाल देते हैं वायु जहाँ से हमारा आता है और एक और हम लोग यहाँ से नली निकालते हैं जहाँ से हमारा ये कहाँ पे जाता है मेरे भाई, ये प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस में। एस्बेस्टस में क्या होता है मेरे भाई, प्लेटिनम की एक जाली होती है जहाँ पे हम लोग 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर इसको हम लोग गर्म रखते हैं, मतलब ये एकदम लाल हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पर ले आए मेरे भाई। अब क्या होगा, अब देखो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ से मेथिल एल्कोहल का वाष्प धीरे धीरे क्या होगा मेरे भाई, धीरे धीरे वाष्प यहाँ से निकलेगा, वाष्प बनेगा। अच्छा भैया यहाँ से ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पर इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर हमारी क्या होगी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। अब यहाँ पे हमारी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, चूंकि ऑक्सीजन भी यहाँ से आ रहा है और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारा हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो मेथिल एल्कोहल यहाँ से क्या हो रहा है, वेपर के फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और इस तरीके से इस प्लेटिनम एस्बेस्टस में आएगा, जहाँ पे हमारी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी और ये क्या होता है, एकदम लाल हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है। 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये गर्म होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ से इस तरीके से आता है मेरे भाई, इसमें क्योंकि पानी भी बनता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर पानी भी बनता है, यहाँ पर देखो ये H2O है, पानी भी बन रहा है रिएक्शन में। ठीक है, तो पानी भी इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे हम लोग चूसक पंप की सहायता से जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से चूसक पंप यहाँ पे लगा होता है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया तो हो गई, ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे जल है और एल्डिहाइड है वो यहाँ पर आ जाता है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड और जल यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है और यहाँ पर क्या बनता है मेरे भाई, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिन विलयन। अच्छा, फॉर्मेलिन विलयन क्या होता है, फॉर्मेलिन विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें मेरे भाई जो फॉर्मेल्डिहाइड की मात्रा होती है वह मात्र 40% होती है। कितनी होती है, मात्र 40% होती है। ठीक है, जो फॉर्मेलिन विलयन बनता है यहाँ पे, फॉर्मेलिन विलयन यहाँ पे होता है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की जो मात्रा होती है मात्र 40% होती है, बाकी 60% हमारा H2O होता है। तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन विलयन। फॉर्मेलिन विलयन का मतलब इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की मात्र 40% मात्रा हो, बाकी 60% मात्रा किसकी हो मेरे प्यारे दोस्तों, वाटर की हो, तो वो होता है फॉर्मेलिन का जलीय विलयन या फॉर्मेलिन विलयन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे समझना आप लोग, ये होती है प्रोसेस। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को लिखनी भी है कि एक एक फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियाँ लगाई गई हैं। देखो 2 नलियाँ यहाँ पर मैंने लगा दी है, एक रेड कलर से एक ब्लू कलर से। ठीक है, फ्लास्क को गर्म करने पर मेथिल एल्कोहल वाष्प में परिवर्तित होकर प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस में जाती है, जो प्लेटिनम धातु से बनी होती है। उसे 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक का ताप देते हैं ताकि वह एकदम लाल हो जाए। जो चूसक पंप की सहायता से वायु को बाहर निकाल दिया जाता है, जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से होता है, जो ज़्यादा और ऑक्सीजन जो भी ऑक्सीजन बची रहती है उसको इस चूसक पंप की सहायता से मेरे भाई क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, मेथिल एल्कोहल की वाष्प प्लेटिनम के संपर्क में आते ही ऑक्सीकरण हो जाता है और फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनती है, जो ग्राही में रखे जल में विलय होती है। फॉर्मेल्डिहाइड गैस युक्त जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। इसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड तथा शेष भाग क्या होता है, जल होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा अब यहाँ पे इसके कुछ रासायनिक गुण भी आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से जब हमारा फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सिंपल यहाँ पे मैं रिएक्शन को थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि जब हमारा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO किसके साथ, HCN के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन प्लस में होता है, CN माइनस में होता है भैया। अब अगर इसका डायग्राम हम लोग देखें तो इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से देखो ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पर होता है हमेशा सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई होता है। कहीं भी अगर डबल बॉन्ड बना है मेरे भाई तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक होता है, यह पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है और यही पाई बॉन्ड हमेशा टूटता है। तो इनके बीच में यह बॉन्ड टूटता है, कैसे टूटता है मेरे भाई, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यह क्या करता है, यह यहाँ से बॉन्ड को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है, मतलब अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा H प्लस होता है, CN माइनस होता है। H प्लस कहाँ पर जाता है, इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, इस तरीके से H ऐसे है, यहाँ पर चला जाता है भैया तो ये हो जाता है OH और ये क्या हो जाता है, ये CN यहाँ पर इसके साथ आ जाता है, क्योंकि H प्लस में C हमारा क्या है प्लस में है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, CN पे नेगेटिव चार्ज है, तो यह CN यहाँ पर आ जाता है और ये क्या बनता है, ये हमारा बनता है मेरे भाई को फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। ठीक इसी प्रकार से अगर बेस से ये रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो मेथिल जब फॉर्मेल्डिहाइड बेस से रिएक्शन करता है तो मेथिल एल्कोहल पुनः बन जाता है और साथ में एक फॉर्मेट बनता है, एक सॉल्ट बनता है
HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनता है। ठीक है, ये भी रिएक्शन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी मेरे भाई। दो मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड कर लेते हैं और यहाँ पर क्या होता है जब हम लोग बेस से इसका रिएक्शन करवाते हैं तो लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर पोटेशियम का फॉर्मेट बन जाता है, पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है HCOK हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बन गया और इस तरीके से मेथिल एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे छठवां का दूसरा, इसको हम लोग कॉपी में करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या छठवां का सेकंड वाला। ठीक है, ये है प्रश्नोत्तर संख्या छठवां का ये सेकंड वाला है। ठीक है, सबसे पहले ए वाला अगर हम लोग देखें तो एसिटल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनता है। एसिटल्डिहाइड से देखो ए वाला है, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई, एसिटल्डिहाइड CH3CH2, ये हमारा है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब एसिटल्डिहाइड में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, सूर्य के प्रकाश H न्यू है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, ये एनर्जी को शो कर रही है, किस एनर्जी को, सूर्य की एनर्जी को। ठीक है, तो ये सूर्य का प्रकाश हो गया, इसका मतलब हो गया सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे मेरे भाई, क्लोरीनेशन, इसका क्लोरीनेशन, इस एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन का एडिशन इस एसिटल्डिहाइड में। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से ये जो CH3 ये H3 है, जो यहाँ से 3 हाइड्रोजन 3 Cl को निकल के इस तरीके से क्या बना लेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ पे 3 यहाँ पर इसके जगह पर Cl3 हो जाएगा। ठीक है, और CHO, यही होता है हमारा क्लोरल। तो ये बहुत आसान रिएक्शन है, आई होप ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, अगर नहीं आई है तो एक बार मैं फटाफट से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मेरे में। देखो ये होता है CH3 CHO, ठीक है, ये होता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, इसका मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। ये रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। क्या होता है मेरे भाई, 3 हाइड्रोजन यहाँ से 3 Cl को निकल करके 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पर अभी भी देखो हमने यहाँ पर टोटल 6 Cl को लिया है। ठीक है, 3 दूनी 6 Cl को इस तरीके से, Cl हमारे पास कितनी है, 6 Cl है, तो 3 Cl को लेकर के कौन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। अब जो 3 Cl बचेगा, इस हाइड्रोजन की यहाँ पर पूर्ति करने के लिए इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पर बनाने लगे CCl3 और यहाँ पर क्या होना है, CHO है, ये हो गया। अगर इसका हम लोग संरचना देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है मेरे भाई, ये कुछ इस तरीके से होता है, Cl, ये इस तरीके से संरचना होती है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरल। नेक्स्ट है मेरे भाइयों एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो एसीटोन क्या होता है मेरे भाई, CH3COCH3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। ठीक है, सॉरी, इसका अपचयन करवा देते हैं, क्या रिडक्शन करवा देते हैं। रिडक्शन में क्या होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन एडिशन होता है, मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है, सिंपल, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, देखो इस तरीके से, देखो CH3CO, अगर इसका डायग्राम हम लोग खोलें, इसका डायग्राम अगर हम लोग खोलें, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। देखो ये क्या होता है मेरे भाई, ये हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, इसमें हमेशा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा एक बॉन्ड है, हमेशा एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है, तो ये पाई वाले बॉन्ड को अपने तरफ इस तरीके से शिफ्ट कर लेता है। ये पाई वाले बॉन्ड को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आता है, अपने तरफ नेगेटिव चार्ज ले आता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाता है, और ये क्या बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है CH3OH, ये इस तरीके से बन जाता है। यानी बच्चों यहाँ पर अपचयन होता है, किसकी उपस्थिति में, सोडियम अमलगम। ठीक है, तो Na और Hg का मतलब होता है अमलगम और सोडियम अमलगम की उपस्थिति में। ठीक है, और H2O को भी हम लोग लेते हैं, थोड़ा लिक्विड उसमें हम लोग डाल देते हैं इस सोडियम अमलगम में। ठीक है, इसकी उपस्थिति में हम लोग क्या कराते हैं मेरे भाई, अब ये देखो क्या बन गया, 1 2 3, दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर एल्कोहल ग्रुप है। तो देखो क्या हो गया, 1 2 3, तो 2 क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया मेरे भाई, 2 नंबर पे ऑल है, 1 2 3, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन। तो प्रोपेन टू ऑल ये बन गया कि नहीं,
प्रोपेन टू ऑल, ये हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल से एसिटेमाइड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं, इसमें हम लोग अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे बनता है अमोनियम एसिड, ठीक है, अमोनियम CH3COONH4। सिंपल, यहाँ पे देखो एक H है, इस तरीके से एक H यहाँ 3 H के साथ मिल गया, NH4 हो गया, CH3COONH4 इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है, एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग दोबारा गर्म करते हैं तो भैया यहाँ पे प्यार से H2O निकल जाता है, देखो इस तरीके से है, इस तरीके से CH3COONH4, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ से लेकर के निकल गया क्या H2O, इसको हम लोग जब गर्म कर दिए तो H2O बन गया। अब यहाँ पे कौन बचा, CH3CONH2, CH3CONH2, और यही CONH2 ग्रुप क्या है, एमाइड है, ठीक है, ये क्या हो गया, एसिटेमाइड है, ठीक है, एसिटेमाइड, ये हो गया एसिटेमाइड और H2O का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट मेरे भाई मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इथेनॉल, ठीक है। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन हम लोग किसी एल्डिहाइड के साथ करवा दें तो हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है, और फिर उसके बाद जल अपघटन करवाते हैं तो हमारा इथेनॉल बन जाता है। कैसे होता है, CH3MgBr, मेरे भाई यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, इस पे आ जाता है नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, इस तरीके से H यहाँ से क्या होता है, देखो मैं बता दे रहा हूँ यार, बता दे रहा हूँ ना, CH3MgBr और HC डबल बॉन्ड OH, ये ठीक है। यहाँ पर होता क्या है मेरे प्यारे भाइयों, देखो ये हमेशा मैग्नीशियम क्या है, धातु है, धातु पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव तब होगा, और ये भी पार्शियल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बातें। तो देखो यहाँ से ये निकलता है, यहाँ से ये निकलता है मेरे भाई, इस CH3 के साथ कौन आ जाता है, इस CH3 के साथ ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ पर जाके जुड़ जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है, CH3 यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर जुड़ जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जुड़ जाता है। देखो CH3 CH2OMgBr, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये इस पर जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, HCH यहाँ पर आ गया CH3, और यहाँ पर कौन आ गया, ऑक्सीजन है पहले से ही, एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया, केवल एक ही बॉन्ड बचा है। अब यहाँ से आ गया मैग्नीशियम, और यहाँ पर आ गया ब्रोमीन, ये हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है। अब यहाँ पर हम लोग H2O का क्या करवाते हैं, मतलब जल अपघटन, मतलब इसमें हम लोग H2O का एडिशन करवाते हैं, तो H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है मेरे भाई। देखो यहाँ से फिर से बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये H कहाँ पर आ जाएगा, इस नेगेटिव के पास आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो CH3, ये CH2 हो गया, तो ये क्या हो गया CH3 CH2, और ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन इनके पास चला जाएगा, तो OH बन जाएगा। देखो क्या बन गया, मेथ एथ इथेनॉल बन गया, और साथ ही साथ MgBr, और ये OH इनके साथ चला जाएगा, एक साइड प्रोडक्ट बनेगा OH, ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये OH है, इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ा रहता है, ऐसा भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई भैया। तो ये यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है, मतलब जब हम लोग मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं मेरे भाइयों, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, तो हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है, और उस इंटरमीडिएट का जब हम लोग जल अपघटन करवाते हैं, मतलब H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा इथेनॉल बन जाता है, और एक साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को बात समझ में आ गई भैया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन है हमारे पास, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, बहुत आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन आसान ही है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, तो सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन हम लोग सांद्र H2SO4 से कराते हैं मेरे भाई, और यहाँ पे H2O निकलता है, और साथ ही साथ हमारे पास एक देखो ये एक सल्फोनीकरण क्रिया है, क्योंकि इसमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन रहा है, ठीक है। सल्फोनीकरण क्या होता है, तो जब हम लोग बेंजीन की क्रिया, जब हम लोग बेंजीन का रिएक्शन किस पे करवाते हैं, सांद्र H2SO4 से करवाते हैं, तो एक सल्फोनिक प्रोडक्ट हमारा बनता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। और ये क्या होता है मेरे भाई, यही प्रक्रिया सल्फोनीकरण भी कहलाती है, ठीक है। तो सल्फोनीकरण अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो भी आप लोग यही रिएक्शन दिखाओगे, मात्र इतना है, ठीक है। अब ये जो हमारा सल्फोनिक अम्ल है, ये जो हमारा सल्फोनिक अम्ल बना हुआ है, अब इसमें हम लोग एक बेस से रिएक्शन करवाएं, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है। इससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से फिर H2O निकलेगा, और क्या बनाएगा इस तरीके से, देखो H यहाँ से, OH यहाँ से, इस तरीके से H2O निकल गया, Na इसके जगह पर चला जाएगा, तो SO3Na इस तरीके से बना लेगा। अब यहाँ पे इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो सोडियम फिनोलेट बनेगा मेरे भाई। इसको जब हम लोग यहाँ से हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम फिनोलेट बनेगा, मतलब SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये लिखा नहीं है बट आप लोग लिख लो,
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेगी और कौन बचेगा ONA मतलब सोडियम फिनोलेट। अब ये सोडियम फिनोलेट में हम लोग सांद्र HCl से रिएक्शन करवा देंगे तो NaCl इस तरीके से बाहर निकल जाएगा और OH इस तरीके से हमारा फिनॉल बन गया। अब इस फिनॉल की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर HNO3 करवा देंगे, HNO3 से, सांद्र HNO3 से, ठीक है, सांद्र HNO3 से, और वो भी किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब ये जो फिनॉल होता है मेरे प्यारे भाइयों, फिनॉल ये होता है, ये फिनॉल होता है इसके ऑर्थो पोजीशन पर, इसके ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ये हो गया पैरा पोजीशन। यहाँ पर रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस HNO3 जो कि कंसंट्रेट है, जो कि सांद्र है मेरे भाई, यहाँ से NO2 प्लस आता है। अब ये NO2 प्लस इन जगहों पर खाली जुड़ता है, इन जगहों पर नहीं जुड़ता, मतलब ऑर्थो पर जुड़ता है और पैरा पे, लेकिन मेटा पे नहीं, क्योंकि मेटा पे मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का बहुत ही गरीब है। NO2 प्लस अगर किसी भी मॉलिक्यूल पे होता है तो वह इलेक्ट्रॉन की उस कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर इस तरीके से बनता है कंपाउंड, ये NO2 इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। अगर इसका नाम लिखें तो देखो 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 ये मेन है, तो इसका नाम 1 2 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 3 टू हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप, तो ट्राई नाइट्रो फिनॉल हो गया, ठीक है। और इस तरीके से H2O यहाँ पे इस तरीके से निकल जाता है, क्योंकि हर जगह से यहाँ पे हाइड्रोजन है, हर जगह से यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है लेकर के, ठीक है। तो H2O बन जाता है 3 मॉलिक्यूल। क्लियर है बात है भैया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं भैया प्रश्नोत्तर नंबर 7वां, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 7वां क्या है, 7वां है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन यानी प्रोपेनोन से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। तो जब क्लोरोफॉर्म क्या करता है मेरे भाई, एसीटोन से रिएक्शन करता है, किसकी उपस्थिति में, किसी क्षार की उपस्थिति में। जो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है, केवल बोला है क्षार की उपस्थिति में, जो कोई क्षार ले लो, ठीक है। लेकिन जनरली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्षार होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए, है ना, ठीक है। देखिए भैया यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर बनता है क्लोरीटोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। यहाँ से मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव हो जाता है, अब यहाँ से नेगेटिव पर ये नेगेटिव हो जाता है, यहाँ से H प्लस यहाँ पर चला आता है और CCl3 एक जगह पर इस कार्बन से जुड़ जाता है। नहीं समझ में आया भाई, देख ले तू क्या हुआ, CHCl3 और ये क्या है, एसीटोन है शायद ना, हाँ CH3 इस तरीके से बॉन्डिंग डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो ये क्या होता है, इस पर शिफ्ट हो जाता है, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये एक H इस पे आ जाता है और एक ये CCl3 इसके साथ जुड़ के इस तरीके से बना लेता है, क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूटा है तो कार्बन को भी अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, मतलब 4 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है, देखो 1 2 3 4 इस तरीके से ये जो बनता है इसी को हम बोलते हैं क्लोरीटोन। तो ये हो गया मेरे भाई क्लोरीटोन। आई होप कि ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहल के OH के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो एथिल ब्रोमाइड को जब एल्कोहल के OH के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, ईथेन, मतलब हाइड्रोकार्बन बनती है, ईथेन बनती है, ईथीन, ठीक है। और KBr और H2O बन जाता है इस तरीके से। कैसे बनता है, बहुत आसान है मेरे भाई, देखो C2H5 है, C2H5 है, इस OH है, ठीक है, क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, ठीक है, मतलब C2H5Br है, ठीक है। अच्छा इसका रिएक्शन, हाँ एल्कोहल के OH, एल्कोहल के OH के साथ करवाते हैं। देखो C2H5 यहाँ पे देखो OH और एक H यहाँ से निकलता है मेरे भाई, सबसे पहले तो H2O बन जाता है और देखो एक Br है, इसके को लेकर के निकल जाता है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे कौन बना, C2H4 बना। C2H4 क्या होता है, एथीन ही तो होता है, मतलब मेरे भाई इस तरीके से कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड होता है तो उसके लास्ट में आता है ईन, एथीन। अगर आइन आता एथाइन, तो इसका मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से 3 बॉन्ड है ना। जब 3 बॉन्ड होता है तो एथाइन लिखा जाता है, क्या, एथाइन, है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है भैया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं
बी वाला हो गया। सी वाला, डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड से क्रिया की जाती है तो क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है कि जब डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है, साथ ही साथ में C2H5Cl बनता है। कैसे बनता है, बहुत आसान रिएक्शन है यार, एक सेकंड मैं पेज ले लूँ, बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। मैं इसको आप लोगों को समझा ही दे रहा हूँ, बाकी लिखने का तो तरीका समझ में ही आ ही गया। क्या, डाई एथिल ईथर, तो C2H5O फिर C2H5, ये हो गया डाई एथिल ईथर। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं मेरे भाई, डाई एथिल ईथर की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का मतलब हो गया CH3COCl, ये हो गया मेरे भाई एसिटिल क्लोराइड। अब इसके साथ जब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, ये रिएक्शन होती है शुष्क, यानी सूखा होता है। क्या, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड को हम लोग लेते हैं एक कैटलिस्ट के रूप में वर्क करता है मेरे भाई, जो कि कैसा होता है, ड्राई होता है, एकदम सूखा, ठीक। इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है और ये यहाँ से Cl को लेकर के निकल जाता है, आयोडाइड बना लेता है, क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। C2H5Cl मतलब मेरे भाई एथिल क्लोराइड। आयोडाइड का नाम आज मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या बात है, एथिल क्लोराइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बचा कौन, C2H5O और CH3CO। तो यहाँ पे इस तरीके से CH3CO और यहाँ से एक ऑक्सीजन C2H5, ये क्या बन गया भैया, ये क्या बन गया, ये एक सॉल्ट बन गया CH3CO C25, ये बन गया एथिल, क्या, एथिल, ये हो गया एथिल और एसीटेट, ये हो गया एसीटेट, ये हो गया एथिल, तो एथिल एथिल एसीटेट, ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गई। नेक्स्ट है एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड से। एसीटोन क्या होता है, यही होता है एसीटोन, बहुत आसान रिएक्शन है। HCN के साथ जब हम लोग करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, क्या, साइनोहाइड्रिन, और किसका, एसीटोन का साइनोहाइड्रिन। ये इस पर आ जाता है निगेटिव, इस पर आ जाता है पॉजिटिव, इस तरीके से, ये तो बहुत आपने जाना है भैया, निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता है। ये CN इसके साथ यहाँ पर चला जाता है, ये CN, सॉरी ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव नहीं, ये कार्बन के पास जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वाले पे जाएगा, निगेटिव वाला, और ये H यहाँ पर चलाता है। तो यहाँ पर बनता कौन है, CH3 C, यहाँ पर OH और यहाँ पर CN, और ये क्या कहलाता है मेरे भाई, ये हमारा होता है एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और अंतिम है, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट का मिश्रण को गर्म करते हैं, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट होता है मेरे भाइयों CH3COO- के होल ट्वाइस, ठीक है, इसका होल ट्वाइस कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम पर 2+ चार्ज होता है भैया, और ये जो CH3COO- होता है, इस पर केवल एक माइनस चार्ज होता है। तो इसकी 2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो हमारा एसीटेट है, ये 2 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। अब कैल्शियम एसीटेट का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, जब हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट मतलब होता है, कैल्शियम फॉर्मेट का मतलब होता है HCOO, इसका ट्वाइस HCOO, और यहाँ पर लेते हैं कैल्शियम, इसका भी ट्वाइस लेंगे, क्यों, क्योंकि HCOO जो होता है इस पर ये माइनस चार्ज होता है, और ये होता है फॉर्मेट, ये होता है एसीटेट, ठीक है। ये इसका रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है मेरे भाई, 2 मॉलिक्यूल हमारा CH3CHO बनता है, CHO, और एक कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया मेरे भाई। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, CH3COO CH3COO और HCOO। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मान लो यहाँ से CO और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला, और यहाँ पे भी कैल्शियम था, यहाँ पर भी कैल्शियम था, तो 2 मॉलिक्यूल हमारे CaCO3 बने। अच्छा 2 मॉलिक्यूल बने भैया, तो 2 मॉलिक्यूल का मतलब हो गया यहाँ से भी ऐसे निकलेगा, ये यहाँ से भी निकलेगा। अब बचा कौन, बचे कितने कार्बन, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचा, यहाँ पर भी तो एक ऑक्सीजन बचा है। तो 2 मॉलिक्यूल हमारे किसके बनते हैं, CH3CHO के, CH3 2 मॉलिक्यूल हो गया, 2 मॉलिक्यूल हो गया CH3, और यहाँ पे C यहाँ पर बचा हुआ है, और H कहाँ पे बचा हुआ है, अच्छा देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरीके से है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है, CH यहाँ पे बचा है,
और वो यहाँ पर बचा हुआ है। इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल हमारे CH3 CHO के भी यहाँ से बन जाते हैं और ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है भैया, तो जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का रिएक्शन मतलब इन दोनों को मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कितने मॉलिक्यूल? 2 ही मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल हमारा एसिटल्डिहाइड बनता है, मतलब एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड बनाने की यह एक सिंपल मेथड भी है जो आप लोगों को याद भी रख लेनी है। ठीक है भैया, तो कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके से ये है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों का 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पे। अपने लास्ट टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन ए, सी, डी तथा ई के मुख्य स्रोत तथा इनकी कमी से होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है तो इम्पोर्टेंट तो है ही, बड़ा है ही। विटामिन वे जैविक यौगिक होते हैं जो शरीर की समुचित विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी कमी से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। चूंकि शरीर स्वयं अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें आहार के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक होता है। आहार के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं इनको। मम्मी बोलती हैं घर पे, पापा बोलते हैं क्या कि भैया फल फ्रूट खाया करो, क्या मिलती है उसे? विटामिन मिलते हैं, है ना। सेब संतरे खाया करो, क्या मिलता है? विटामिन मिलते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में करना कि संतरे में कौन से विटामिन मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया। ये तो समझ में आ गई कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन एक जैव यौगिक होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो क्या होता है हमारे शरीर के स्वस्थ और हमारे वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, विटामिन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, ये शरीर में वसा में संग्रहित हो सकते हैं। दूसरा है पानी में घुलनशील जो कि विटामिन बी है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और विटामिन सी, ये शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, इसीलिए नियमित रूप से लेना आवश्यक होता है। मतलब ये नहीं घुल पाते हैं किसमें? हमारे शरीर में, ठीक है। हमारे शरीर में घुल नहीं पाते हैं, संग्रहित नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग नियमित रूप से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब समय समय पर इस सभी चीज़ों को हम लोगों को लेना ज़रूरी होता है। विटामिन को नहीं तो हमारे जो डिजीज़ हैं हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, है ना, और इससे हमारी स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए। विटामिन ए, सी, डी और ई के मुख्य स्रोत एवं इनकी कमी से होने वाले रोग। फर्स्ट है विटामिन ए, रेटिनॉल जिसको हम लोग बोलते हैं। मुख्य स्रोत इसका है भैया गाजर, पालक, टमाटर, आम, पपीता, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गहरे मछली का तेल, ठीक है। गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां, कमी से होने वाले रोग, ठीक। इन सभी अब होने वाले कमी से होने वाले लोग किसमें मेरे भाई? गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां कमी से होने वाले, मतलब इन सभी को अगर आप लोग नहीं खाओगे तो इन तरीके से कौन कौन सी रोग हो सकते हैं? जैसे रतौंधी हो गया, जो रात में देखने में कठिन होती है। कभी कभी होता है ना रतौंधी का मतलब सिंपल होता है मेरे भाई कि रात में कभी कभी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं अच्छे से। ये क्या होता है मेरे भाई? आंखों का सूखापन, ठीक है। जेरोफथेल्मिया, ठीक है, ये त्वचा से संबंधित समस्या है। कौन? ये जो जेरोफथेल्मिया है ये त्वचा से संबंधित एक समस्या है, ठीक है। और रतौंधी क्या होता है? आंख में सूखापन हो जाता है, इसीलिए रात में हम लोगों को कभी कभी नहीं दिखाई देती है। दूसरा है विटामिन सी, स्कारबिक एसिड। इसका मुख्य स्रोत है नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, हरी मिर्च, पपीता। हरी पत्तेदार सब्जियां कमी से होने वाले रोग। स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना, कमजोरी, घाव ना भरना, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विटामिन सी वाला, ठीक है। अब विटामिन डी की बात करते हैं भैया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरल, ठीक है, कैल्सीफेरल। इसका मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, ठीक है। अंडे की जर्दी तो आप लोग जानते ही हो। मछली का तेल, मशरूम, ठीक है, मशरूम, ठीक है। अब इनके कमी से होने वाले रोग क्या है? रिकेटस, बच्चों में हड्डियों का कमजोर होना और टेढ़ापन होना। ये किसके कारण होते हैं मेरे भाई? ये विटामिन डी के ही कारण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वयस्कों में हड्डियों की नरम होना, ठीक है। ये सभी क्या है मेरे भाई? ये सभी विटामिन डी के कारण होने वाली क्या है? कुछ बीमारियां हैं, कुछ रोग हैं। विटामिन ई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी। मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां सब में इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो हरी पत्तेदार सब्जियां यहाँ पर भी है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां कॉमन है, इसमें हर प्रकार के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी सब कुछ इसमें पाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट, अंडे सोयाबीन तेल की कमी से होने वाले रोग, ठीक है, मतलब अब इनकी कमी से, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। तो त्वचा की समस्याएं, मांसपेशियों की कमजोरी और प्रजनन क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेक्स, ठीक है, सेक्स की क्षमता वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है मेरे भाई, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं का 2025 का जो एक वायरल पेपर है मेरे भाई, इसको हमने पूरे अच्छे तरीके से देख लिया। ये कोड है मेरे भाई, इसको आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये पेपर आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।